दोस्तों, जैनिज्म की ना एक फिलॉसफी है और उस फिलॉसफी को बोला जाता है अनेकांतवाद। ये अनेकांतवाद की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि यार ना किसी भी चीज के जिंदगी में एक ही सच्चाई नहीं होती, बल्कि उसकी बहुत सी अलग अलग रियलिटीज होती हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमें कहता है कि भाई हर प्रॉब्लम को हमें एक ही नजरिए से देखने की बजाय उसको हर एंगल से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर हम आज की वीडियो के इस टॉपिक जो कि भारत के टूरिज्म को लेके है, इस प्रिंसिपल के नजरिए से देखें तो एक रियलिटी तो यह है कि आजकल फॉरेन टूरिस्ट भारत में आना डेफिनेटली कम हो गए। लेकिन क्या बस इतना ही सोच लेना सही है? हम अपने आप को, अपनी जो सोच है वो यहीं तक लिमिटेड रखें? बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई फॉरेनर्स को भारत पसंद नहीं है, अब इसलिए नहीं वो आ रहे। और ये सोच हमारी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उस पे हमें लिमिटेड कर देती है। अब हो सकता है कि ये बात कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर वो आए तो क्या हम उन्हें उनके स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज और एक सेफ एनवायरनमेंट दे पाने में सक्षम है? अब सोचो, एक टूरिस्ट है, वो भारत आता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई भारत एक कल्चरली रिच और यूनिक डेस्टिनेशन है, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस थोड़ा भी नेगेटिव होता है, जैसे कि गंदी जगह, लोकल्स का रूड बिहेवियर, अनसेफ सिचुएशंस, तो भाई वो अपने देश में जाके और लोगों को भारत में आने से डिस्करेज करेगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें एक नैरेटिव बनते हुए देर नहीं लगती यार, और ये भी तो एक रियलिटी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक विदेशी टूरिस्ट है, मान लीजिए XYZ नाम का, वो अपने इंडिया ट्रिप के टाइम लोकल हरासमेंट का शिकार होती है और जब हेल्प के लिए पुलिस के पास जाती है तो उल्टा उसे ही ब्लेम किया जाता है। अब सोचो, क्या ये सिर्फ जो वो टूरिस्ट है उसके लिए इंडिया का परसेप्शन खराब होना है, या उसके साथ साथ दूसरे टूरिस्ट का भी भारत के लिए परसेप्शन खराब हो रहा है? अब ये सब देखते हुए एक दूसरी रियलिटी समझ आती है कि हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि क्या भारत फॉरेनर्स के लिए एक वेलकमिंग और सेफ और इकोनॉमिक डेस्टिनेशन है? सिर्फ ये कहना कि फॉरेनर्स भारत से नफरत करते हैं एक इनकम्प्लीट थॉट है। हमें यह भी समझना होगा कि हमें अपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहेवियर में कितना सुधार लाना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको पहले एक नंबर्स दिखाता हूं। सो लेट अस लुक एट इकोनॉमिक नंबर्स। देखिए, 2018-19 में अगर हम भारत के टूरिज्म का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 5.01% था। 2022-23 में ये लगभग वही कंट्रीब्यूशन पे रहा, यानी कि 5% के आसपास। अब टूरिज्म सेक्टर का इंडिया के टैक्स रेवेन्यू जैसे कि जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स सब इंक्लूड करके उसका कंट्रीब्यूशन 8 से 10% का हिस्सा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टूरिज्म डायरेक्टली 8% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन इतने क्रूशियल और पोटेंशियल सेक्टर में चैलेंजेस भी बहुत हैं यार। जैसे कि 2019 में जब कोविड-19 का पैंडेमिक नहीं आया था, भारत एक साल में लगभग 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट को वेलकम कर रहा था, जो कि आंकड़ा अगर हम डिजिट्स में निकालें वो 2 करोड़ के आसपास जाएगा। फिर 2020 और 2021 में पेंडेमिक की वजह से टूरिज्म में 86% की गिरावट देखी गई। और 2022-23 में भी 2019 के कंपैरिजन में टूरिज्म अभी तक 44 to 45% नीचे है। 2024 के पहले हाफ में हमने जरूर ग्रोथ करी, लेकिन अभी भी हम प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंच पाए। ये हमारा फेलियर है। अब अगर हम सोचें तो क्या कारण है इनके? देखिए, प्रॉब्लम टू फोल्ड है। फॉरेनर्स जो इंडिया में आ रहे हैं, एक तो उन्हें समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, दूसरा हमारे यहां पॉलिसी लेवल पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चलिए पहले हम समझते हैं उन चैलेंजेस को जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया विजिट करते टाइम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर क्या प्रमोट करते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कि भाई यहां पे बीचेस हैं, यहां पे माउंटेन्स हैं, यहां पे स्नो है, डेजर्ट है, प्लेन्स हैं, कल्चर है, एक्सेट्रा सब है। बट यहां आके जब टूरिस्ट को विद इन इंडिया ट्रेवल करना पड़ता है तो वहीं पे एयर ट्रेवल की कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई है। एग्जाम्पल के लिए, इसी क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के दौरान नेशनल कैपिटल से फेमस सिटीज जैसे कि मान लो किसी को श्रीनगर जाना है, त्रिवेंद्रम जो न्यूज में भी वायरल हो गया था, उसकी टिकट के रेट्स 25,000 के आसपास थे, जो बहुत सी फॉरेन डेस्टिनेशन से भी ज्यादा हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल आप बोलो कि भाई दूसरे ऑप्शंस भी तो हैं, ट्रेन्स पे जाएं, बसेस पे जाएं, तो भाई टॉप 1 से 2% बसेस के अलावा बाकी बसेस का हाल तो आप छोड़ ही दीजिए। इंडिया में वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी के अलावा कुछ ही और चुनिंदा ट्रेन्स हैं जो फॉरेनर्स की चॉइस बनती हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है क्लीनलीनेस की। क्लीनलीनेस एक बहुत मेजर कंप्लेन है फॉरेनर्स का। बहुत जगह गंदे स्ट्रीट्स, अनमैनेज्ड वेस्ट की वजह से जो टूरिस्ट है उनका एक्सपीरियंस खराब होता है। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 2023 के दिसंबर की बात है। तो 2023 के दिसंबर में ऋषिकेश का एक एरिया है तपोवन, आप सबको पता भी होगा। तो उस एरिया में गंदे बीचेस और अनमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट की वजह से फॉरेन टूरिस्ट ने लोकल अथॉरिटीज को वहां पे बहुत क्रिटिसाइज करा था और हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट बहुत वायरल हुई थी। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज जो अपने वहां पे सफाई के लिए मशहूर हैं, वहां से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये काफी शॉकिंग था और उनका नंबर कम हो गया।
अगर आप इस बात से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरा पुरानी दिल्ली का नजारा याद करो। अब पुरानी दिल्ली एक कल्चरल हब है, रेड फोर्ट है वहां, जामा मस्जिद है वहां, चांदनी चौक है, खाना है, कहने को तो वहां पे भारत बसता है, लेकिन सफाई, पिक पॉकेटिंग, ये तो वहां पे इंडियंस को भी बच के रहना पड़ता है। आप अभी भी नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो वहां भीड़ के शोर में जो वहां पे पुलिस अनाउंसमेंट्स होती हैं कंटिन्यूअसली, वो तो आपने सुनी होगी कि भाई अपने सामान का ध्यान रखिएगा, मोबाइल का ध्यान रखिएगा, पर्स का ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें फॉरेन टूरिस्ट का एक्सपीरियंस खराब करती हैं। अगला बड़ा मुद्दा है सेफ्टी कंसर्न का। अब वुमेन ट्रेवलर्स के लिए इंडिया एक अनसेफ डेस्टिनेशन माना जाता है, और रिसेंट टाइम्स में जैसे कि कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने इस इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज करा। एक एग्जांपल, अक्टूबर 2024 में वाराणसी में एक फ्रेंच सोलो ट्रेवलर के साथ हरासमेंट का केस रिपोर्ट हुआ था। यह भी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी। अब इससे होता क्या है कि यूएस और यूके की जो एम्बेसीज हैं उन्होंने तुरंत इस रिपोर्ट के बाद वुमेन ट्रेवलर्स के लिए अपडेटेड ट्रेवल एडवाइजरीज इशू कर दी थी। अब आप एक बात सोचिए, मान लो आप किसी कंट्री की यूथ हो, इन जैसी न्यूज को जब एक ट्रेवल एडवाइजरी आपकी एम्बेसी जारी कर रही है या आपकी गवर्नमेंट जारी कर रही है, तो आप एज अ पेरेंट डर नहीं जाएंगे अपने बच्चों को वहां पे भेजने के लिए? सो दिस ऑल सेट्स बैड प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। चौथा बड़ा मुद्दा है स्कैम्स और टाउट्स का, जैसे कि फेक गाइड्स हो गए, ओवर प्राइसिंग एक बड़ी समस्या है। अभी जैसे 2024 की मार्च में जयपुर के अंबर फोर्ट के पास फेक गाइड्स का एक रैकेट एक्सपोज हुआ था, है ना। फिर लाल किले के आसपास हाफ एन आवर के लिए 500 रुपए मांगने वाले रिक्शे पुलर की एक वीडियो वायरल हुई थी जो फॉरेनर को बोल रहा था। फिर लोग बाद में आए, लोगों ने उसको छुड़वाया। अब इससे इंपैक्ट क्या होता है कि फॉरेन टूरिस्ट ने, जो कि आपकी एप्लीकेशंस हैं जहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आके भारत के बारे में देखता है, जैसे कि ट्रिप एडवाइजर, तो उन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने नेगेटिव रिव्यूज लिखने शुरू करती हैं, जो फिर से इंडिया की टूरिस्ट रेपुटेशन को खराब कर रहा है। पांचवा बड़ा मुद्दा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंडीशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफी पीछे है। आप एक बात इमेजिन करो, मान लो आप दिल्ली में आते हो, दिल्ली के करोलबाग में ही आते हो, करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे वॉशरूम है। अब हम तो बोलते हैं कि भाई आप आओ, मेट्रो वाली सुविधा है दिल्ली में, एंड फॉरेनर्स भी उसी मेट्रो पे आएंगे। लेट से उस फॉरेनर को कोई वो वॉशरूम यूज करना है, आप खुद नहीं यूज कर पाते हो, क्या वो कर पाएंगे? द आंसर इज नो। अगली एग्जांपल, जून 2024 में केरला के एक मुनार हिल स्टेशन के पास जो रोड्स हैं उसकी खराब कंडीशन की फोटोज वायरल हो गई थी, बीबीसी तक ने इसको कवर करा था। अब इससे होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडिया का जो लेस पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं उनका पोटेंशियल भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। इसके बाद जैसे कि जो दिल्ली है, शिमला है, मुंबई है, इन जैसी जगह पर ट्रैफिक्स का भी बहुत बुरा हाल है। आप इंडियन सोचिए, जब हम ट्रिप के लिए फॉरेन को देखते हैं तो भाई हमारे मन में कौन सी मूवीज याद आती हैं? हमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका रोड ट्रिप वाला सीन। अब ये सेम चीज फॉरेनर्स इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या वैसी रोड्स, वैसा ट्रैफिक ना होना, ट्रैफिक अच्छे से मैनेज करना, क्या ये भारत में है? आंसर इज नो। अगला है मुद्दा पॉल्यूशन का। एयर और वाटर पॉल्यूशन फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक बड़ा डिटरेंट होता है। नवंबर 2024 की बात कर लीजिए, दिल्ली का AQI स्वेयर कैटेगरी में चला गया, जिसकी वजह से टूरिस्ट ने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए थे। ये न्यूज ऑल ओवर वर्ल्ड वायरल हो गई थी, जिसके बाद बोला जा रहा था कि भाई बीजिंग जैसे दिल्ली के लिए क्या सॉल्यूशंस है, कितनी वीडियोस भी बनी इस पे। अब इससे हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूरिस्ट ने दिल्ली जाने से अवॉइड करने की बात अपने रिव्यूज में लिखनी शुरू कर दी, और उनके वहां पे जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे वहां पे ये बात वायरल हो गई। क्योंकि आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पे इस टाइम गर्मी चल रही है। द टूरिस्ट हु वांट टू एंजॉय विंटर्स, वो इन जैसी जगह को, इंडिया जैसी जगह को प्रेफर करेंगे, बट वहां पे न्यूज ये वायरल हो गई। अगली प्रॉब्लम हमारे यहां पे है ओवर क्राउडिंग की। जितनी भी पॉपुलर टूरिस्ट साइट्स हैं उन पर ओवर क्राउडिंग एक मेजर इशू है। ताजमहल के ओवर क्राउडिंग से रिलेटेड एक फोटो अगस्त 2024 में वायरल हुई थी, जिसमें टूरिस्ट को एंट्री के लिए 2 घंटे तक वेट करते दिखाया गया। एनडीटीवी ने अच्छा खासा कवरेज करा था इसका। उसके बाद होता क्या है, फॉरेनर्स का बैड एक्सपीरियंस, है ना। इसका एक समाधान ये हो सकता है कि आप टाइम स्लॉटेड टिकट्स का सिस्टम एनफोर्स कर दो, जो अभी जरूरत बन भी गया है। अगला मुद्दा है वीजा हर्डल्स का। कई ट्रेवलर्स को वीजा प्रोसेस कंबरसम लगता है। सितंबर 2024 की अगर हम बात करें तो यूके के कुछ ट्रेवलर्स ने रेडिट पर अपनी वीजा एप्लीकेशन की डिलेड प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस शेयर करा था। अब फॉरेन टूरिस्ट ने वीजा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की डिमांड भी करी है, और जो होना भी चाहिए, नहीं तो आप ई वीजा ले आइए, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेट कंसर्न्स की, पब्लिक वाईफाई हो गया या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स का यूज करते वक्त जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, इनको डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत दिमाग में होता है। क्योंकि अगस्त 2024 में अगर आप सबको याद हो तो गोवा के एक कैफे में फॉरेन टूरिस्ट के क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो गया था, जो गोवा हेराल्ड ने पब्लिश करा था। और उसके बाद इंडिया के स्कैम्स के ऊपर बनी वेब सीरीज जैसे कि जामतारा 2.0 जो नेटफ्लिक्स पे दिखाई जा रही है, विच इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वो हमारी इस प्रॉब्लम को वर्ल्ड वाइड एक्सपोज कर रहा है।
तो इस वजह से जितने भी इंडियन पेमेंट सिस्टम्स हैं और पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स हैं, उनके ऊपर फॉरेनर्स का ट्रस्ट इरोड हो गया है। अगर वो ज्यादा कैश लेके आएंगे अपने साथ, उसके लिए चोरी चकारी का डर है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन जिसकी वजह से फॉरेनर्स इंडिया आना प्रेफर नहीं कर रहे। अगला है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब इंडिया की डाइवर्सिटी कई बार फॉरेन टूरिस्ट के लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है। जैसे कि फरवरी 2024 में हुआ क्या, पुष्कर में एक ब्रिटिश टूरिस्ट था, तो ब्रिटिश टूरिस्ट को टेंपल रूल्स का नहीं पता था भाई, अभी उसको मंदिर के रूल्स का क्या पता। तो उसको समझाने के लिए वहां पे जो सिटीजन्स थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। अब ये न्यूज इंडिया टुडे में रिपोर्ट हो गई। अब उसके बाद एक और सिनेरियो आया था, फॉरेन टूरिस्ट को, देखो हमने जो पहली बात समझी उसमें फॉरेन टूरिस्ट के खिलाफ बुरा हो रहा है क्योंकि इस बेचारे को नहीं पता, ना ही हमने यत्न करे उसको बताने के, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को नहीं पता होने के लिए वो भी हमारा बुरा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ऋषिकेश की बीच पे अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेट्रा करने की वजह से फॉरेनर्स को भी बैकलैश का सामना करना पड़ा। अब वो ऋषिकेश में जो गंगा मां जा रही है ना, उनको नहीं पता कि जो उसकी बीचेस है उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है। सो कल्चरल ओरिएंटेशन और जो गाइड्स हैं इनको हमें मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में और मल्टीलिंगुअल एप्स में सरकार को लाना होगा। अब ये जो सब चैलेंजेस हैं ये मिलकर इंडिया के टूरिज्म को नीचा खींचते हैं। अगर हम इन इश्यूज को एड्रेस कर पाए तो इंडिया इजीली एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन सकता है। तो अब देखते हैं कि भाई क्या हम इन इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, व्हाट इंडिया इज डूइंग। इस पहलू में हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने में कुछ क्रिटिकल एरियाज में कमी दिखाई दे रही है और ये कैसे हमारे ग्लोबल रैंकिंग्स और फॉरेन टूरिस्ट इनफ्लो को इंपैक्ट कर रहा है। सबसे पहला, डिक्लाइन इन ग्लोबल रैंकिंग्स। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें तो उसमें इंडिया की रैंक 2019 में 34th थी, 2021 में गिरकर यह रैंक 54th हो गई। अब 2024 आते आते हमने जरूर इंप्रूवमेंट करी, रैंक 39th जरूर आई, लेकिन अभी भी हम अपने एशियन कॉम्पिटिटर्स जो हमारा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि थाईलैंड, वो 10th रैंक पे है, श्रीलंका उससे भी हम पीछे हैं। तो हमें एक कंसिस्टेंट पॉलिसी और फ्रेमवर्क चाहिए जिससे हम अग्रेसिव तरीके से अपनी ग्लोबल लेवल पे ब्रांडिंग कर सकें, जो हमारे यहां पे एब्सेंट है। जैसे कि थाईलैंड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो हर साल अमेजिंग थाईलैंड कैंपेन में $80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि इंडिया का आप टूरिज्म मार्केटिंग बजट देखो वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। उसके बाद दूसरा बड़ा रीजन है इनसफिशिएंट बजट एलोकेशन। 2024-25 में टूरिज्म मिनिस्ट्री के लिए 2479 करोड़ का एलोकेशन किया गया, जो कि अगर हम इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो वो कम है। और कम है क्यों? क्योंकि हम पोर्ट्रे ये कर रहे हैं अपने आप को कि इनक्रेडिबल इंडिया है ना, तो हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उस सिनेरियो में तो भाई ये ज्यादा होना चाहिए। इसका भी अगर मैं आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन दूं तो मलेशिया टूरिज्म को 5000 करोड़ का एनुअल मार्केटिंग बजट ही मिलता है। दुबई हर साल अपने प्रमोशनल कैंपेन्स पे 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करता है और फिर हम कहते हैं लोग दुबई क्यों जाते हैं, और इंडिया का बजट इनसे आधा भी नहीं है। अब ये जो फंडिंग गैप है ना, ये इंडिया को ग्लोबल लेवल के ऊपर कॉम्पिटिटिव बनने से रोक रहा है। अब अगला है क्लोजर ऑफ ओवरसीज टूरिज्म ऑफिसेस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पिछले कुछ सालों में उसने अपने सारे इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफिसेस बंद कर दिए जो पहले फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए दुबई के 20+ डेडिकेटेड इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं जो स्पेसिफिकली मार्केट के कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन इंडिया के पास अब ऐसा कोई प्रेजेंस नहीं है। ये जो टूरिज्म वाली हमारी बॉडी उसने भी बात करी, वो उसका भी कहना है कि भाई इंडिया की जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है ये काफी वीक हो गई है। अगर आपने वो ऑफिसेस बंद करे थे, आपको बंद नहीं करना चाहिए था, उनका ऑल्टरनेटिव हमें वहां पे अपने प्राइवेट वेंचर्स को सेटअप करना चाहिए था। अब अगला बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो भी स्पेसिफिकली लेसर नोन डेस्टिनेशंस के लिए। हम हेरिटेज और फेमस डेस्टिनेशंस जैसे कि हमारा ताजमहल है उन पर फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन लेसर नोन जेम्स जैसे कि मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस, ओडिशा की चिल्का लेक, उनको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, है ना। अरुणाचल की जो तवांग वैली है इसको भी हम एक वर्ल्ड क्लास विंटर डेस्टिनेशन बना सकते हैं, लेकिन यहां बेसिक रोड और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अधूरा है। श्रीनगर है, उसको स्विट्जरलैंड से कंपेयर करा जाता है, लेकिन आप न्यू ईयर ईव पे जो श्रीनगर है उसके एयर टिकट्स को देखिए 25,000 के आसपास। अब फॉरेन टूरिस्ट सिर्फ ओवर क्राउडेड स्पॉट्स पर ही जा रहे हैं, जो नीश डेस्टिनेशंस का पोटेंशियल जो है वो वेस्ट कर रहा है, और दूसरा उनको उन जगह के ऊपर ओवर क्राउडिंग की वजह से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। अब अगली बड़ी समस्या है लैक ऑफ डिजिटल प्रेजेंस। गवर्नमेंट बैक्ड वेबसाइट्स और एप्स काफी आउटडेटेड है यार। इंडिया का अगर आप ऑफिशियल टूरिज्म पोर्टल ही देखो जिसका नाम इनक्रेडिबल इंडिया है, वो अभी भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन और यूजर फ्रेंडली बुकिंग ऑप्शंस में काफी पीछे है। अब अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर आपको कस्टमाइज्ड इटिनरी, लाइव चैट सर्विसेज ये सब मिलेगा, जबकि इंडिया के पोर्टल्स में ये फैसिलिटीज नहीं है। मिलीनियल्स और जो जेनजी टूरिस्ट हैं जो सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही प्लान करते हैं, अब उनके लिए इस वजह से इंडिया का जो टूरिज्म है वो लेस अपीलिंग हो जाता है। लेस अपीलिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका मेहनत करने का मन ही नहीं करता।
कौन जाए अभी वेबसाइट से ये देखे, वहां जाके ये देखे, वहां जाके ये देखे। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में आपको सब चीजें एक पोर्टल पे मिल रही हैं। अब अगला बड़ा चैलेंज है वीजा का। जैसे हमारे यहां पे ई वीजा फैसिलिटी होने के बावजूद जो उसका प्रोसेसिंग टाइम और डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो काफी कमबरसम है। अब आप साइकोलॉजी भी समझिए, ट्रैवलिंग समटाइम्स एक क्या बोलते हैं कि हम बैठे हैं चलो घूमने चलते हैं, है ना, तो आपको अगर वो चीज डिले हो जाएगी या आपको घूमने जाना छुट्टियों के दिनों में, तब आपको वीजा नहीं मिला, उसके बाद आपके भी काम का नहीं है। 2024 में यूएसए के ट्रैवलर्स थे, उन्होंने रेडिट पर अपना डिलेड वीजा प्रोसेसिंग के बारे में डाला, जिससे उनको अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ गया। और यहीं जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, जो हमसे उस इंडेक्स में ऊपर हैं, वहां जैसी कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल ऑफर है, जो टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगला हमारे पास जो हमारा एडवेंचर टूरिज्म है, जितनी हमारी हिमालय वाली बेल्ट है, रावलीज वाली बेल्ट है, यहां पे इंडिया का जो वास्ट लैंडस्केप है ना, जहां पे हम एडवेंचर टूरिज्म को प्रॉपर्ली प्रमोट कर सकते हैं, हमने उसको यूटिलाइज नहीं करा। यही जो नेपाल है वो ग्लोबली माउंटेनरिंग और ट्रैकिंग के लिए फेमस है, लेकिन इंडिया के जो हिमालय एडवेंचर टूरिज्म का मैप जो है वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट ही नहीं होते, उस पर कोई उसकी हम पॉपुलैरिटी नहीं करते हैं। और इसका इंपैक्ट क्या है, एडवेंचर टूरिस्ट जो हैं जितने भी हैं वो चाहे तो नेपाल जा रहे हैं या भूटान जा रहे हैं या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जा रहे हैं, जबकि इंडिया में हमारे पास सेम लोकेशंस हैं, हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। अगला ये भी प्रॉब्लम है कि जो शिफ्ट है ना वो होटल इंडस्ट्री पे हो गया यार। मेट्रो सिटीज के जितने भी लग्जरी होटल्स हैं, अब वो ज्यादातर वेडिंग्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स पर फोकस करते हैं, टूरिज्म को उन्होंने निगलेक्ट किया है। एग्जाम्पल के लिए जयपुर के जो टॉप लग्जरी होटल्स हैं उनमें काफी एक्सपेंसिव वेडिंग्स होती हैं, जो फॉरेन बैकपैकर्स का जो बजट है उससे बाहर हो गए हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या आया है, जब उन्होंने वहां पे फोकस करा, उन्होंने अपनी मैरिज में फोकस करा, मैरिज के रेट्स बढ़ाए, थाईलैंड, मलेशिया और दुबई भी इनके लिए जाग गए। तो वेडिंग्स के लिए थाईलैंड, मलेशिया, दुबई जाने का जो ट्रेंड है वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने रेट कम कर दिए, क्योंकि वहीं जो इंडिया की होटल इंडस्ट्री है उसके रेट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। अगला प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटैलिटी का। जितने भी हमारे लोकल गाइड्स हैं, टूरिज्म स्टाफ है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, जो टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को इंपैक्ट करता है। अगर हम इसमें बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें, जापान और थाईलैंड में लोकल गाइड्स के बिहेवियर और नॉलेज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन किया जाता है। इंडिया में इस सेक्टर को अभी भी इनफॉर्मल समझ रहे हैं हम। जो सेक्टर हमें एटलीस्ट जो हमारी जॉब की प्रपोर्शन है 9 से 10% हमें जॉब दे रहा है यार वो सेक्टर। और इसी वजह से, इनफॉर्मल सेक्टर होने की वजह से, टूरिस्ट को इन सब जगहों पे स्कैम्स और जो बुरे एक्सपीरियंस है वो फेस करने पड़ रहे हैं। अगला, हम इस सब चक्कर में सस्टेनेबिलिटी और इको टूरिज्म को भी निगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ग्लोबली सस्टेनेबिलिटी फोकस टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में ये फोकस अभी तक नेग्लिजिबल है। एग्जाम्पल के लिए भूटान ने हाई वैल्यू लो इंपैक्ट टूरिज्म मॉडल को अडॉप्ट करके अपना जो एनवायरनमेंट और हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करा। इससे जो एनवायरमेंटलिज्म को प्रमोट करने वाले बंदे हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब इंडिया के जो मास टूरिज्म स्पॉट्स हैं जैसे शिमला, गोवा, ये सब ओवर टूरिज्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इसी में वे फॉरवर्ड जानने से पहले मैं आपको ना गोवा जो वायरल हो रहा था पिछले कुछ दिनों में, उसके केस स्टडी देखते हैं, उसको बाली के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो गोवा और बाली ये दोनों ही दुनिया के मोस्ट लव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन आज हम एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हैं। जहां एक तरफ गोवा टूरिज्म डिक्लाइन कर रहा है, वहीं बाली एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन चुका है। अब इस चेंजिंग ट्रेंड के पीछे काफी रीजंस हैं, चलिए उन्हें एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो गोवा ना 1970s के दशक से एक टूरिज्म का पावर हाउस बना। गोवा की जो इकोनॉमी का मेजर पार्ट है वो टूरिज्म से ही है। अब 2023 में टूरिज्म ने गोवा के जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 16.43% कंट्रीब्यूट करा। इस सेक्टर की वजह से 30 to 40% पॉपुलेशन को गोवा में इंप्लॉयमेंट मिलती है और ये स्टेट के टैक्स रेवेन्यू का 7% जनरेट करता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल आर्टिशंस और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे बिजनेसेस को भी यही सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। अब गोवा एक ग्लोबल टूरिज्म हब बना 1970s के दौरान, जब फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोवा के टूरिज्म में डिक्लाइन आया। अब ये डिक्लाइन आया क्यों? सबसे पहले 2019 में गोवा ने लगभग 9.4 लाख फॉरेन टूरिस्ट को वेलकम किया था। 2023 तक ये नंबर गिर के सिर्फ 4.03 लाख पर रह गया, यानी कि 60% की गिरावट। अब रशिया से पहले गोवा में डेली 5 चार्टर फ्लाइट्स आती थी, लेकिन अब ये वीकली कुछ फ्लाइट्स तक सिमट के रह गई। अब यहां पे हम मान सकते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो हो रही है, वॉर चल रहा है, दैट इज टू बी ब्लेम्ड, बट रशियंस दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, दैट्स नॉट द ओनली रीजन। तो क्या रीजन है? नंबर 1 रीजन है टैक्सी माफिया। जो भी गोवा में गया आप टैक्सी माफिया के बारे में बताइएगा, है ना? तो टूरिस्ट को लोकल टैक्सी ड्राइवर्स ओवरचार्ज करते हैं, वो हरास भी करते हैं। ओला और उबर गोवा में ऑपरेट नहीं कर रही। आप 21वीं सेंचुरी की बात कर रहे हो, और वहां पे जितनी भी टैक्सीज हैं वो फेयर मीटर्स का इस्तेमाल नहीं करती। अगला, वहां पे जितने भी होटल्स हैं, फूड है, सर्विसेज है, इनके जो प्राइसेस हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गोवा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया।
इतने एक्सपेंसेस के बाद भी आप वहां पे जाओ और आपको मिलेगा पॉल्यूशन। बीचेस पर प्लास्टिक वेस्ट काफी ज्यादा है, जिसमें एक फेमस एग्जांपल गोंडा बीच का आता है। उसके बाद गोवा ने क्या करा, दरअसल जैसे ये सेक्टर बढ़ने लगा तो उसने अपने सेक्टर की ओवर कमर्शियलाइजेशन कर दी। अब भाई टूरिस्ट जो भी होगा, एक टूरिस्ट है जिसको फन पसंद है, जिसको बीचेस पसंद है, पार्टीज पसंद है, बट देयर इज अनदर सेगमेंट ऑफ टूरिस्ट जिसको लोकल चार्म, वहां की डाइवर्सिटी, वहां का कल्चर पसंद है। वो चीजें फेड हो गई इतने टाइम में। अब इस सब के चलते हुए जो फेस्टिवल वहां पे मनाया जाता था, सो पोलो फेस्टिवल है ना, उसका भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इन सब की जगह किसने ली? बाली ने। बाली हैज बीन अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। आज के ट्रेवलर्स जो है वो गोवा की जगह बाली जाना प्रेफर करते हैं, इंटरनेशनल नहीं, इंडियंस भी। सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट कंपैरिजन का। अगर मान लो आपको गोवा जाना है, एक वीक का ट्रिप आज की डेट में आपको गोवा का 77,000 से 1,10,000 रुपए का पड़ेगा। यही अगर आपको बाली जाना है, आपको 1,05,000 से लेके 1,25,000 तक का पड़ेगा। अब थोड़ी ज्यादा कॉस्ट होने के बावजूद आप कहां जा रहे हो? इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को अचीव करने। इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों को क्या दिखाओगे? हम अब्रॉड टूरिज्म करने गए हैं। सो दीज थिंग्स डू प्ले अ रोल। उसके बाद बाली में इजी कनेक्टिविटी है ना। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो। आप गोवा की टिकट को कंपैरिजन करो, आप बाली की टिकट का कंपैरिजन करो। गोवा की टिकट फिर भी एक मतलब बीच में अगर मुझे न्यू दिल्ली से ट्रेवल करना है तो आप देख पा रहे हो कि फिर भी एक स्टॉप है, बाली में डायरेक्ट जा रही है, फर्क है ही नहीं रेट का, राइट। सो ये ट्रेवल भी हैसल फ्री है। दूसरा, इंडोनेशिया जो है वो इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब आपको ये भी नहीं कि भाई यहां पे गोवा जाना है वहां पे बाली चलेंगे, ना वहां वीजा की लोड है ना वहां वीजा की, वहां जाके तो मिल ही जाएगा। अगला, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोवा का टूरिज्म है, हमने बात करी इसकी कमर्शियलाइजेशन हो गई है। तो कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से वहां पे जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो गई है। यही आपका जो बाली है ये आपको कल्चर प्रोवाइड करेगा, बीचेस प्रोवाइड करेगा, जंगल्स हैं, माउंटेन्स हैं, योगा रिट्रीट्स हैं। तो वो एक होलिस्टिक डेस्टिनेशन है। और लास्टली, सब कुछ चीजों के बाद बाली हैज अ क्लीन एनवायरनमेंट। तो वहां पे मैनेजमेंट का बोला जाता है कि क्लीनलीनेस और मैनेजमेंट के लिए बाली इज अ परफेक्ट एग्जांपल। तो अब इंडियन ट्रैवलर्स थाईलैंड, वियतनाम, बाली जैसी डेस्टिनेशंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। भाई फॉरेनर्स तो हो ही रहे हैं, ये भी शिफ्ट होने लग गए, जो एक बेटर अफोर्डेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। उसके बाद इन जैसी जगह पे आपको वीजा भी नहीं चाहिए। सो चीजें सारी की सारी लोगों के लिए स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो भारत के टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। और हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और दूसरे देशों के सक्सेसफुल केस स्टडीज को भी देखेंगे जो हमें सीखने में मदद करेंगे कि इंडिया किन फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकता है। देखिए, सबसे पहले आज के टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के जमाने में जो दिखता है वो बिकता है। सबसे पहले हमें अग्रेसिव इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन चलाने होंगे। भारत के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन्स की कमी है और यहां हमें स्ट्रैटेजिकली देखना भी होगा। आज जमाना है सोशल मीडिया का। इंडियन गवर्नमेंट, ऑल्सो फॉर दैट मैटर स्टेट की गवर्नमेंट्स, उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना चाहिए उन देशों के, ताकि हम भारत को प्रमोट कर पाए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना होगा जो भारत के डाइवर्स कल्चर, हेरिटेज, उसके फेस्टिवल्स, उसकी नेचुरल ब्यूटी, डेजर्ट्स, बीचेस, माउंटेन्स, जो चाहिए वी हैव एवरीथिंग इन इंडिया, कम टू इंडिया। इसी के रिलेटेड आयरलैंड ने कैंपेन चलाया था जिसका नाम था डोर्स ऑफ थ्रोन। जो आपकी वो एक वेब सीरीज आई थी ना, गेम ऑफ थ्रोन्स, वो वहीं पे शूट करी गई है। तो वो कहां पे शूट करी गई है, उन लोकेशंस को प्रमोट करने के लिए आयरलैंड ने कैंपेन चलाया था। ऐसा ही भारत कर सकता है। दूसरा है कि हमें, जो मैंने बात पहले बोली कि टूरिज्म ऑफिसेस हमने क्लोज कर दिए, उनको वापस खोलने की जरूरत है। अब भारत ने कई इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफिसेस बंद कर दिए हैं जो पहले फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते थे। तो सबसे पहले इन ऑफिसेस को रिवाइव करना, या दूसरा इन ऑफिसेस को प्राइवेट मार्केटिंग एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करवाना, ताकि भारत अपनी प्रेजेंस मेजर सोर्स मार्केट में मजबूत कर पाए। अब इसी में अगर हम इंटरनेशनल एग्जांपल देखें तो स्पेन ने अपने वर्ल्ड वाइड टूरिज्म ऑफिसेस के नेटवर्क के माध्यम से अपने टूरिज्म को सस्टेन और डेफिनेटली ग्रो भी किया यार। तो स्पेन का केस स्टडी हम इससे सीख सकते हैं। अगला, तीसरा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होगी। कहां पे? लेसर नोन डेस्टिनेशंस पे। भारत के कई लेसर नोन टूरिस्ट स्पॉट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आज टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे डेस्टिनेशंस में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, जैसे कि बेटर कनेक्टिविटी, अकोमोडेशन, बेसिक एमिनिटीज। जैसे कि इसमें एक अच्छी बात हम ये देख सकते हैं कि जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान की जिंदगी 7 दिन आके जियो, फॉरेनर्स को ये चीज एक्साइट करेगी। यू कम टू पंजाब, पंजाब के जो विलेजेस की जिंदगी है वो आके जी के देखो। तो ऐसी चीजों में स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेके एक ग्लोबल लेवल के ऊपर पैकेज बेस्ड इंसेंटिव ला सकती है। अब अगला है मेडिकल टूरिज्म। अब ये एक ऐसा सेक्टर है ना जो इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इंडिया दुनिया की उन सिलेक्ट कंट्रीज में शामिल है जो हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्डेबल रेट्स पर प्रोवाइड करते हैं। हमने बात करी थी कि भाई इंडिया में कुछ सालों बाद MBBS विल बी न्यू BA,
लेकिन उसी बात का हम फायदा भी उठा सकते हैं। वी कैन अट्रैक्ट मोर मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग आपका खर्चा $1.5 लाख का आएगा, वहीं इंडिया में ये सिर्फ $5,000 के आसपास है। हिप रिप्लेसमेंट जो यूके में 20 लाख का होता है वो इंडिया में 3-4 लाख का हो जाता है। इसके अलावा इंडियन हॉस्पिटल्स NABH और JCI जैसे ग्लोबल एक्रेडिटेशंस के साथ टॉप क्लास ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन यहां एक टफ कंपटीशन भी है। रिसेंटली हुआ क्या है, थाईलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज ने अपनी एडवांस्ड फैसिलिटीज और लग्जरी हेल्थ केयर पैकेजेस के लिए अपना नाम बना लिया। थाईलैंड ने करा क्या है, मेडिकल टूरिज्म को वेलनेस टूरिज्म के साथ एसोसिएट कर दिया है, जहां वो बोलता है कि भाई आप थाईलैंड में आओ, अपनी सर्जरी कराओ, सर्जरी के साथ हम आपको स्पा और रिकवरी रिजॉर्ट्स का पैकेज भी देंगे। तो इससे इंडिया को भी सीखने को चाहिए। इंडिया को अपने लो कॉस्ट एडवांटेज के साथ होलिस्टिक हीलिंग, जैसे कि हमारे पास अपना आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, इन सबको इसके साथ प्रमोट करना होगा। अब इसके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीजा ऑन अराइवल, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन्स की जरूरत है। तो इसी में इंडिया के पास अपने अफोर्डेबल केयर एडवांस ट्रीटमेंट मॉडल के जरिए ग्लोबल पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने का एक अच्छा मौका और गोल्डन चांस है। अगला है जी सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। ओवर टूरिज्म और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भारत के कई टूरिस्ट स्पॉट को इंपैक्ट कर चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जहां लोकल बंदा वहां का फॉरेनर्स के ज्यादा आने से परेशान होगा कि उसकी जगह को ये चीज हार्म पहुंचा रहे हैं, वहीं टूरिस्ट भी उस गंदगी की वजह से परेशान होगा। तो हमें टूरिज्म का जो मॉडल है उसे इको फ्रेंडली बनाना होगा और लोकल कम्युनिटीज को साथ में कोलैबोरेट करवाना होगा, सो दैट ना तो उन्हें लगे कि हमारी जगह पे आके फॉरेनर्स यहां पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, और ना ही फॉरेनर्स को उस दूसरी चीज का एहसास हो। एग्जाम्पल के लिए फैरो आइलैंड्स ने ओवर टूरिज्म से अपने आप को बचाने के लिए एक कंट्रोल्ड टूरिज्म ग्रोथ और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंसेस पर फोकस करा। उसके बाद हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ई गवर्नेंस पे फोकस करना होगा। टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अभी भी लिमिटेड है। अब इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको याद हो G20 के टाइम के ऊपर हमने UPI को फॉरेनर्स के लिए यूज करना ओपन कर दिया था कि जो भी G20 के टाइम आए आप लोग अपनी करेंसी में UPI को यूज कर लो। वैसी एक चीज फॉरेनर्स के लिए भी हम अलाउ कर सकते हैं कि जो पोर्चुगाल है, इसकी भी एक बेस्ट केस स्टडी है। पोर्चुगाल ने अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से पोस्ट पैंडेमिक टूरिज्म रिकवरी में अच्छी ग्रोथ करी है। ई वीजा फैसिलिटीज, मार्केटिंग, ये सब उसने बहुत अच्छे से करा है। अगला है एड्रेसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखिए सेफ्टी कंसर्न्स स्पेशली फॉर विमेन ट्रेवलर्स भारत के टूरिज्म इमेज को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। जैसे आज के केस में गोवा में जो भी हालात हैं, ड्रग कल्चर एक्सेट्रा है, भारतीय पेरेंट्स भी अपने बच्चों को वहां पे नहीं भेजते। अब अगर इंडिया की इमेज इस चीज के साथ एसोसिएटेड रहेगी तो फॉरेन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यहां पे नहीं भेजेंगे, है ना। तो हमें जो सेफ्टी नेट है बढ़ाना होगा, सेफ्टी हेल्पलाइन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में हमें लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद अगला हम अपने कल्चर और फेस्टिवल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। आप भारत का सोचिए यार, हमारे पास कितने त्योहार हैं, दिवाली है, होली है, कितने रीजनल फेस्टिवल्स हैं। इन सबका एक इंसेंटिव बेस्ड पैकेज बना के बेचा जाए तो कि कम यहां पे आइए, भारत में दिवाली मनाओ, पीपल गो टू सेलिब्रेट क्रिसमस, है ना। हम दिवाली, होली एक्सेट्रा कितने फेस्टिवल्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर एक ओवरऑल कोलैबोरेटिव पैकेज बेच सकते हैं जो फॉरेनर्स को एक्साइट भी करेगा, जो भारत का कल्चर देखना चाहते हैं। और उसके बाद हमें अपनी जो स्पोर्ट्स और इवेंट्स वाला टूरिज्म है उसके ऊपर लेवराज करना होगा। उसको स्पोर्ट्स इवेंट्स और कल्चरल फेस्टिवल्स का जो टूरिज्म है, इसमें प्रमोशन में पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करा गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स और कई कल्चरल फेस्टिवल्स को होस्ट करना, उनके थ्रू ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना भारत ये नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसने इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्पोर्ट्स इवेंट, स्पेशली जो मेलबर्न का क्रिकेट मैच है उसको और अपने कल्चरल फेस्टिवल्स को यूज करा। अब भारत के पास तो भाई वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट IPL है। आप IPL के साथ कुछ ऐसा पैकेज बनाओ कि कम टू इंडिया, आप IPL का वो फीवर एंजॉय कीजिए और साथ में द पीपल शुड विजिट अदर प्लेसेस ऑल्सो। या आप कुछ ऐसे ग्राउंड्स, IPL के जो ऐसे टूर्नामेंट के ग्राउंड्स हैं जो हमारे इंडिया के उन स्टेट्स में हैं जहां पे आप वेलनेस टूरिज्म, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी को प्रमोट कर सकते हो, उनको उनके साथ कोलैब करिए कि आप 5-6 दिन आओ, एक मैच देखिएगा, 5-6 दिन वेलनेस रिट्रीट लीजिएगा, तो ये भी पैकेज एक बनाया जा सकता है, राइट। तो ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से हम भारत का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, टूरिज्म सेक्टर का पोटेंशियल है, उसको ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस टुमारो।